हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का डीपीसी रवि सर की क्लास में। डीपीसी मतलब डायरेक्शन फिजिक्स क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे विद्युत विभव और विभवांतर वाला चैप्टर, जिसमें हमने विद्युत विभव और विभवांतर को समझा। हाँ भाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोलों के कारण विभव का अगला दूसरा पॉइंट, वो है अचालक गोला। कैसा गोला है बेटा? अचालक गोले के कारण। अचालक गोला भी बोलते हैं इसको, कुछ किताब वाले इसको कुचालक भी बोलते हैं। कुचालक गोला इसका मतलब भी वही होता है। और थर्ड, इसको ठोस गोला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? ठोस गोला। तीनों का मतलब एक ही है। कुछ किताब वाले जो है अपनी अपनी भाषा है, लिखने का तरीका है, कोई अचालक लिख देता है, कोई कुचालक और कोई ठोस। इसका मतलब ये है कि ये गोला जो है इस प्रकार का होता है जिसमें आवेश का मान जो है अंदर वितरित रहता है। आवेश का मान कहाँ वितरित रहता है? अंदर। तो मान लीजिए आपका गोला है जिसमें ये आवेश हमने क्यू दे रखा है, ठीक है, और यहाँ से केंद्र से इसकी जो दूरी है पृष्ठ तक, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, वो है कैपिटल आर। ठीक है, वही इसके भी तीन बिंदुओं पर विभव का मान ज्ञात करेंगे। एक तो पहला ले लेते हैं हम बाहर स्थित बिंदु पी पर, जो कि स्मॉल आर दूरी पर है। तो पहला जो पॉइंट है वो बन जाएगा जब बिंदु अचालक गोले के कहाँ स्थित है? जब बिंदु अचालक गोले के बाहर स्थित है। और बाहर स्थित है इसका मतलब स्मॉल आर का जो मान है वो ग्रेटर देन है कैपिटल आर से। और जब भी गोले का विभव ज्ञात करते हैं तो हमारा रामबाण फॉर्मूला v = समाकलन बाहर स्थित बिंदु के लिए लिमिट क्या रहेंगी? वो रहेंगी जो हमने चालक में ली है, सेम अनंत से और कहाँ है स्मॉल आर। और विद्युत क्षेत्र हम काम में लेंगे E out into dr। ठीक है, तो कुचालक गोले के लिए, अचालक गोले के लिए हमने विद्युत क्षेत्र बाहर स्थित बिंदु पर ज्ञात कर रखा है इससे प्रीवियस चैप्टर में। तो E out आपके पास आता है KQ/r²। जब ये मान यहाँ रखेंगे तो आपके पास V out आ जाएगा माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल आर, और ये आ जाएगा KQ/r² into dr। और इसका समाकलन वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस जो टॉपिक है उसमें किया है चालक वाले में, तो वही इसका मान आने वाला है सेम। तो V out आपके पास आ जाएगा KQ/r। इसको सोल्व करेंगे तो समाकलन मैंने बता दिया, सेम वैसे ही करना है और इसका मान आ जाएगा KQ/r। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इसके पृष्ठ पर बिंदु P कहाँ है? इस अचालक जो गोला है इसके पृष्ठ पर, और अचालक गोले के पृष्ठ पर आएगा तो आपको ध्यान रखना है पृष्ठ पे, यहाँ पे पृष्ठ के लिए आ जाएगा Vs = समाकलन लिमिट क्या हो जाएंगी अनंत से कैपिटल आर, और विद्युत क्षेत्र बाहर वाला E out into dr। पृष्ठ के लिए भी विद्युत क्षेत्र बाहर वाला, और वो सेम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। बस लिमिट यहाँ पे स्मॉल आर थी, यहाँ कैपिटल आर है, जब ये रखेंगे तो आपके पास Vs आ जाता है KQ/R। इसका मतलब से चालक गोला हो चाहे कुचालक गोला हो, दोनों में बाहर स्थित बिंदु पर और पृष्ठ पर जो मान है वो समान आते हैं। बस आपको लिमिट का ध्यान रखना है, समाकलन आपको आना चाहिए। तो आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करें, फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है। लेकिन जो अंदर स्थित बिंदु है उस पर जो है दोनों गोलों का जो मान आता है वो भिन्न आता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। हाँ भाई, तीसरी कैलकुलेशन जो है हमारी वो है थर्ड, जब बिंदु कहाँ स्थित हो? जब बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो, इसका मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अंदर होगा तो डायग्राम ये बन जाएगा, यहाँ पर अंदर आ जाएगा P बिंदु, ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन हो जाएगी कैपिटल आर से। इस कंडीशन में V in जो है आपके पास ये फॉर्मूला, जब भी बिंदु अंदर आता है तो जो समाकलन है, जो सूत्र है वो दो भागों में टूट जाता है। एक तो आ जाएगा समाकलन माइनस अनंत से पहले बिंदु आएगा कैपिटल आर पृष्ठ पर, और उसके लिए हम विद्युत क्षेत्र लेते हैं E out into dr, एंड माइनस दूसरे के लिए हम
सॉरी अंदर स्थिर बिंदु में। तो ई आउट आपको पता है, ई आउट आपने कैलकुलेट किया था, आपके पास आया था KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ई इन जो है वो विद्युत क्षेत्र अचानक होने के लिए आया था KQ इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। ध्यान है क्या? ध्यान नहीं है तो देखना इसका प्रीवियस जो वीडियो है मेरा, उसमें हमने अंदर स्थित बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, वो ये आया था। ठीक है भाई, तो यही मान आया। इसको दोनों मानों को याद रखते हैं तो हम सोल्व करेंगे इसको। V in इज इक्वल टू माइनस अनंत से कैपिटल R, ई आउट का मान KQ अपॉन R स्क्वायर एंड माइनस ये dr एंड माइनस लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r और KQ स्मॉल r अपॉन R क्यूब इनटू dr। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमने पहले भी कर रखा है। क्या आएगा? V in इज इक्वल टू पृष्ठ के लिए किया था, सेम आएगा तो वो आ जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R। ठीक है, इसको मैं ज्यादा डीपली नहीं लेके जाऊंगा, इसको डीपली लेके चलेंगे तो माइनस इसको देखो KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब कांस्टेंट है और हम समाकलन करें स्मॉल r के सापेक्ष, तो स्मॉल r को यहीं छोड़ देते हैं तो कैपिटल R से स्मॉल r इनटू dr। स्मॉल r इनटू dr का समाकलन करते हैं तो एक फॉर्मूला है समाकलन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका उपयोग करेंगे, इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है V in इज इक्वल टू KQ अपॉन R एंड माइनस KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब और इसका समाकलन आ जाएगा R स्क्वायर बटे 2 और लिमिट है कैपिटल R से स्मॉल r। उस फॉर्मूला का उपयोग करें, याद है लिमिट रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा V in इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R एंड माइनस KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब। लिमिट रखेंगे तो स्मॉल लिमिट स्मॉल r रखेंगे तो R स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस कैपिटल R रखेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर बाई 2। इन दोनों में KQ कॉमन है तो V in इज इक्वल टू आ जाएगा KQ कॉमन, तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन R और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब और माइनस प्लस R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब। R स्क्वायर से R क्यूब कैंसिल होगा, 1 बच जाएगा यहाँ पे, तो V in इज इक्वल टू आ जाएगा KQ 1 अपॉन R माइनस R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब एंड प्लस 1 अपॉन 2R। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा? यहाँ से एलसीएम आएगा 2R क्यूब, यहाँ R है या 2R क्यूब है या 2R है, तो एलसीएम आ जाएगा 2R क्यूब। तो V in आ जाएगा KQ। देखो जो सबसे ज्यादा वैल्यू है ना वेरिएबल जो इस तरह से, तो उसका जब भी लघुत्तम लेते हैं तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसी को मान लेते हैं, तो 2R क्यूब सबसे बड़ी है इनमें। ठीक है, तो 2R क्यूब तो इसके पास कितना आने वाला है? ये तो 2R क्यूब तो एलसीएम आ गया ये लो, तो इसके पास आएगा R तो पहले से ही है तो R क्यूब में से एक R कम हो गया तो R स्क्वायर और नंबर 2 है तो 2R स्क्वायर एंड माइनस इसके पास कुछ नहीं आएगा क्योंकि 2R क्यूब इसके अपॉन में है तो यहाँ R स्क्वायर एंड प्लस इसके पास देखो 2R है तो 2 भी कैंसिल होगा, एक R कैंसिल हो तो R स्क्वायर बच जाएगा तो यहाँ से R स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो यहाँ से आएगा 2R स्क्वायर कैपिटल में और R स्क्वायर 3R स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, तो V in इज इक्वल टू आपके पास आएगा KQ और यहाँ से बचेगा आपके पास 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब। ये आ गया आपके पास फाइनल फॉर्मूला और ये आ गया गोले के अंतर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। और बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वैसे तो इजी है, बस थोड़ा सा लिमिट का ध्यान रखना है। ये वाली जो कैलकुलेशन है तो इजी है, अपन ने 2-3 बार कर लिया, प्रैक्टिस हो गई, इसको थोड़ा सा करना है। ठीक है, तो ये मान आ गया। अब गोले के अगर केंद्र पे ज्ञात करना हो तो बेटा तो गोले के केंद्र पे देख लेते हैं। देखो गोले के केंद्र पर विभव, ये भी पूछ लेता कहीं, केंद्र पर विभव बोर्ड में बहुत बार पूछता है ऐसी। तो केंद्र पर विभव, तो ये P बिंदु अगर केंद्र पे आ जाएगा तो R का मान कितना हो जाएगा? स्मॉल r का 0, तो स्मॉल r का मान 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V in आपके पास आ जाएगा KQ और यहाँ से आ जाएगा 3R स्क्वायर कैपिटल और 2R क्यूब कैपिटल में
स्मॉल आर जीरो हो गया, तो वही आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल, 1 बच गया, तो वी इन आपके पास आ जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर, और ये के क्यू अपॉन आर ये पृष्ठ पर विभव है, तो वी इन आ जाएगा आपके पास 3/2 को बोलते हैं 1.5 लिख सकते हैं, और क्या आ जाएगा वी एस, एस मतलब पृष्ठ पर विभव। इसका मतलब जो पृष्ठ पर विभव होता है उसका 1.5 गुना विभव जो है वो कहाँ मिलेगा बेटा, केंद्र पर, वी सेंटर है, सॉरी वी लिख दिया मैंने, ये एक्चुअल में क्या है वी सेंटर, ठीक है, ये वी सेंटर है केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, ये आ गया वी सेंटर, ठीक है। इसका मतलब विभव जो भी गोले के पृष्ठ पर जो विभव उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा गोले के केंद्र पर विभव। पहले बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये टॉपिक बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कुचालक अचालक या ठोस गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विभव, ठीक है, इसको करके देखना एक बार, और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताएं, मैं इसका सेपरेट एक बार फिर से अच्छे से इसका कैलकुलेट करके और वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। हाँ भाई, इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो ग्राफ आएगा इस तरह से, स्मॉल आर और इधर ले लेते हैं वी, तो भाई केंद्र पर विभव का मान 1.5 गुना मिल रहा है, यानी अधिक है, फिर पृष्ठ पर है, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, और ये ले लेते हैं हम स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसका मतलब क्या, केंद्र पर जो है विभव का मान ज्यादा है, फिर कम होता जाएगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाता है एंटी प्रोपोर्शनल, तो इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो मान है ये आपका मिलता है, ये तो है 3/2 सबसे अधिक, फिर उसके बाद पृष्ठ पर, और फिर आगे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास आवेशों के समूह की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के समूह की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी पहले ये समझते हैं। तो कोई भी आवेश, कोई भी दो आवेश अनंत से उनको लेके आएंगे और लाकर पास रखते हैं और एक निकाय की रचना करते हैं, तो अनंत से उन दोनों आवेशों को कुछ दूरी पर लाकर रखकर निकाय की रचना करते हैं, तो उसमें जो किया गया कार्य है वो कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है या स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो समझते हैं कि अनंत से जो आवेश है वो किस प्रकार से हम लेके आते हैं और कैसे एक निकाय की रचना होती है और कैसे उनकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास दो आवेशों का कोई निकाय है, पहले हम दो आवेशों से इसको स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो दो आवेशों के निकाय की हम ऊर्जा निकालेंगे पहले। तो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा आपके बोर्ड में दो आवेश, तीन आवेश और चार आवेशों का निकाय है, तो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, माना कोई Q1 आवेश है जो ए बिंदु पर रखा है और ये Q1 आवेश अनंत से जब हम इसको लेके आए, जब अनंत से ये आवेश आएगा इस ए बिंदु पर, तो इस आवेश द्वारा कितना कार्य हुआ ये हम ज्ञात करें। तो हम आपको बताएं और आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब पहला आवेश अनंत से लाया जाता है, जब यहाँ कोई आवेश और दूसरा उपस्थित नहीं है, तो ये जो आवेश है इस आवेश पर किसी भी आवेश द्वारा कोई बल नहीं लगा, और जब कोई विद्युत बल नहीं लगता है तो इसका मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य रहता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये आवेश जो है ए बिंदु पर जो रखा है वो अनंत से ए बिंदु पर आया है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है। इसका रीजन ये है कि अभी भी ये यहाँ पर ये मान सकते हैं हम कि अनंत यहाँ है, जहां पर भी इसको रखेंगे वहीं पर अनंत मान सकते हैं, क्योंकि इस आवेश पर कोई दूसरा आवेश जो है वो बल नहीं लगाता। इसका मतलब ये हो गया कि इसके द्वारा किया गया कार्य W1 माने इस प्रथम आवेश द्वारा, तो ये प्रथम आवेश द्वारा किया गया कार्य 0 रहेगा और ये हमेशा 0 रहता है। इसका कारण मैंने बताया, वो कारण ये है कि प्रथम आवेश जब भी आता है तो उस पर कोई भी बल नहीं लगता है, कोई दूसरा आवेश नहीं है तो कोई भी विद्युत बल नहीं लगेगा। परंतु जैसे ही कोई दूसरा आवेश आता है और मान लीजिए दूसरा आवेश अनंत से हम लेके आए बी बिंदु पर,
जो कि Q2 है, और ये इस आवेश से R12 दूरी पर लेके आए। कितनी दूरी पर लेके आए? R12 दूरी पर। तो बेटा ये दूसरा आवेश आएगा तो ये प्रथम जो आवेश है इस पे बल लगाएगा, या हम ये कह सकते हैं प्रथम आवेश जो है इस द्वितीय आवेश पर विभव उत्पन्न करेगा। तो विभव उत्पन्न करेगा तो विभव की परिभाषा है कि V = W/Q। तो कार्य बराबर आ जाएगा विभव गुणा आवेश। इसका मतलब पहला आवेश जो है वो तो विभव उत्पन्न करेगा, और किस पर उत्पन्न करेगा? दूसरे आवेश पे, क्योंकि दूसरा आवेश कहां से आ रहा है? अनंत से। यहाँ पर परीक्षण आवेश Q2 है और हमारा आवेश Q1 है जो विभव उत्पन्न कर रहा है V1। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया जब प्रथम आवेश आया था तो प्रथम आवेश का कार्य इस वजह से 0 हो गया था क्योंकि कार्य बराबर होता है विभव गुणा आवेश। तो परीक्षण आवेश Q1 था, लेकिन विभव उत्पन्न करने के लिए कोई भी आवेश यहाँ उपस्थित नहीं था, और जब कोई आवेश नहीं था विभव का मान यहाँ 0 था। जब ये Q1 आया अकेला तो विभव का मान 0 रखा और गुणा Q1 किया तो W बराबर आपके पास आया 0। तो W1 क्या आया? 0। इसीलिए हम कहते हैं कि जब प्रथम आवेश आता है और कोई दूसरा आवेश उपस्थित नहीं है तो उस पर जो किया गया, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो 0 रहता है। अब जब दूसरा आवेश आता है तो दूसरा आवेश आएगा तो कार्य है, मान लेते हैं हम W12 है, तो W12 क्या आएगा? पहले आवेश का विभव, क्योंकि पहला आवेश जो है वो Q2 पर विभव उत्पन्न करेगा, तो ये V1 इंटू दूसरा आवेश परीक्षण आवेश की तरह व्यवहार कर रहा है इंटू Q2, क्योंकि विभव मैंने बता दिया विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q। तो W बराबर आ जाएगा V इंटू Q। अब आवेश पर विभव कौन उत्पन्न करेगा? पहला, जो पहले से उपस्थित है। और आवेश परीक्षण कौन सा होगा? जिसको हम लेके आ रहे हैं अनंत से। ठीक है, और इससे जो निकाय बन रहा है दोनों आवेशों को नजदीक लाके जो हमने ये निकाय बनाया है, ये जो निकाय बनाया है, इस निकाय में जो ऊर्जा संचित होगी दोनों आवेशों की वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है इस निकाय की। तो हमारे पास कुल कार्य कितना आ जाएगा बेटा? W = W1 + W12। तो आपके पास आ जाएगा W = प्रथम तो 0 है और ये आपके पास है V1 इंटू Q, बोलो नहीं क्या? और V1 का मान क्या होगा? V1 इंटू Q2 है ये, और V1 का मान क्या है बेटा? V1 का मान होगा KQ/R12 दूरी, और आवेश कौन सा है? Q1, ये V1। तो V1 आपके पास आ जाएगा W = KQ1 इंटू Q2/R12। ठीक है, तो क्या इस दो आवेशों के निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा कि Q1 इंटू Q2/R12। ठीक है, ये आ गया दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। अब हम बात करते हैं 3 आवेश अगर हो तो फिर स्थिति ऊर्जा क्या होगी? जो किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा है, ध्यान रख लेना, यही स्थिति ऊर्जा है। तो 3 आवेशों के लिए सोचते हैं भाई, दिमाग लगाते हैं। मैं इधर कर देता हूं 3 आवेशों के निकाय का। 3 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा है ना जी, स्थिति ऊर्जा। तो देखो भाई 3 आवेश जो है, मान लीजिए पहला आवेश आया यहाँ पे Q1, ठीक है, फिर दूसरा आवेश यहाँ लेके आया Q2, कहीं भी ला सकते हैं। Q2 यहाँ लेके आए, इसकी दूरी हमने मान ली R12। जब दूसरा आवेश आया, 3 आवेशों का निकाय, तो इन दोनों आवेशों के बीच का कार्य होगा W12 मान लेते हैं, और वो होगा V1 इंटू Q2, क्योंकि Q2 बाद में आया है और पहले आवेश द्वारा किया गया कार्य 0 है, उसको बार बार दर्शाने की जरूरत नहीं है। W1 तो वैसे 0, पहला आवेश अनंत से आया जब, तो W12 आपके पास आ जाएगा KQ1 इंटू Q2/R12। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब जब अनंत से कोई तीसरा आवेश आया Q3, तो इस बार परीक्षण आवेश Q3 है और यहाँ 2 आवेश पहले से उपस्थित है, तो Q1 जो इस पर विभव उत्पन्न करेगा, और दूरी मान लेते हैं ये R13, तो वह Q1 जो विभव उत्पन्न करेगा उससे जो कार्य आएगा उसको हम नाम दे देते हैं W13। ठीक है, और वो हो जाएगा W1 इंटू Q3, इसका विभव Q1 का, तो ये है कि Q1 इंटू Q3 अपॉन दूरी क्या है बेटा? R13। इसको देंगे
इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब ये दूसरा आवेश भी तो इस पर विभव उत्पन्न करेगा, तो इसके लिए कार्य मान लिया हमने W23 और दूरी मान ली 23, तो यहाँ से आ जाएगा विभव 2 का और आवेश परीक्षण Q3, तो W23 आ जाएगा आपके पास V2 का मान के Q2 अपॉन दूरी R23 इंटू Q3। बोलो नहीं क्या? इसका मतलब आपके पास 3 कार्य आ गए। ठीक है, तो कुल कितना आ जाएगा? कुल देखो, कुल याद कर देते हैं। हाँ भाई, तो कुल याद करते तीनों का, तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू W12 प्लस W13 एंड प्लस W23, और कुल कार्य ही इसकी स्थिति ऊर्जा है इस निकाय की। ये निकाय ले लेते, 3 आवेशों का ये निकाय बना दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा U इज इक्वल टू W12 आपके पास ये रहा कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, W13 आ जाएगा कि Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 एंड के Q2 Q3 अपॉन R23। 3 आवेशों के निकाय से जो स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ये होगी। ठीक है, अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं, कितने भी आवेशों का निकाय हो आप संख्या लिख लीजिए 1 2 3, 3 आवेश है तो इनके जोड़े बनाओ, तो एक तो बनेगा 1 2 जोड़ा, एक बनेगा 1 3 और एक बनेगा 2 3। रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसका 2 3 नहीं बन सकता, सॉरी 2 1 नहीं बनेगा, इसका 3 1 नहीं बनेगा, इसका 3 2 कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप सॉर्ट करना चाहते हो, पता लगाना है कि क्या है, न्यूमेरिकल है, तो आपको इस तरह से जोड़े बना लो 1 2 1 3 और 2 3, लेकिन रिपीट जोड़े नहीं होंगे। 1 2 का 2 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, 1 3 है तो उसको 3 1 नहीं लिख सकते, 2 3 है तो इसको 3 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, अच्छा ये आ गया आपके पास 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब हम याद करते हैं 4 आवेशों के लिए, तो 4 आवेशों में बेटा मैं यहीं से बताऊं आपको, 4 आवेशों में मैं ट्रिक से करें इसको, तो 1 2 3 एंड 4 4 आवेश है। कितने जोड़े बनेंगे? एक तो 1 2 का बनेगा, एक बनेगा 1 3 का, एक बनेगा 1 4 का, ठीक है, एक बनेगा 2 3 का और एक बनेगा 2 4 का और एक बनेगा 3 4 का। ठीक है, तो इसका मतलब 4 अगर आवेशों का निकाय है तो उसके आपके पास स्थिर ऊर्जा के जो मान आएंगे उसके पद आएंगे 6। कितने पद आएंगे? 6। कैसे देखो लिखते हैं, 4 आवेशों के निकाय की ऊर्जा, 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यह आ जाएगी U इज इक्वल टू Q1 2 है तो आ जाएगा K Q1 Q2 और डिस्टेंस आ जाएगी R12, फिर वही आ जाएगा K Q1 Q3 R13, फिर उसके बाद 1 4 तो K Q1 Q4 R14, फिर उसके बाद आ जाएगा 2 3 K Q2 Q3 R23, फिर उसके बाद आ जाएगा K Q2 Q4 R24, फिर उसके बाद आ जाएगा K Q3 Q4 R34। तो इस तरह से आगे 4 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी जो 2 आवेश हो, 3 आवेश हो, 4 आवेश हो, 5 आवेश हो, इनके निकायों की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इस टॉपिक को समझते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब समान बल रेखाएं समान दूरी पर हैं और समान दिशा में हैं, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र कहलाता है एक समान विद्युत क्षेत्र। अगर बल रेखाएं समान दूरियों पर हैं और समान दिशा में हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। इसमें कोई द्विध्रुव रखा है, मान लीजिए द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव का माइनस आवेश और ये द्विध्रुव का प्लस आवेश है। द्विध्रुव मतलब एक प्लस का आवेश होता है और एक माइनस का आवेश। ठीक है, अब द्विध्रुव को घुमाना है और घुमाने में हमें कार्य है ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये जो द्विध्रुव है वो थीटा 1 कोण पर रखा हुआ है। कितने कोण पर रखा हुआ? थीटा 1 कोण पे। और अब इसको घुमाएं तो ये स्थिति आ जाएगी आपकी
घुमाया तो इस तरह से ये आपका प्लस आवेश इधर आ गया क्यों, और यहाँ पे ये माइनस आवेश इधर आ गया, तो ये जो कोण है माना वो कितना है θ2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि θ1 से इसको θ2 घुमा रहे हैं और कितना विस्थापन दे रहे हैं माना dθ। कितना विस्थापन दिया आपने dθ। जब भी घूर्णन की बात आती है, घूर्णन में कार्य ज्ञात करते हैं, तो घूर्णन में एक चीज ध्यान रखनी है फिजिक्स में कि जो सरल रेखीय गतियों में जो विस्थापन है वो बदल जाता है कोणीय विस्थापन में, वेग बदल जाता है कोणीय वेग में, त्वरण बदल जाता है कोणीय त्वरण में। ठीक है, वैसे ही बल बदल जाएगा बल आघूर्ण में। बल किस में बदल जाता है घूर्णन में, बल आघूर्ण में। तो किया गया कार्य जो है सिंपल, अगर सरल रेखीय होता तो किया गया कार्य हम लिखते थे W बराबर F डॉट dr या dx। ठीक है कि नहीं, इसका मतलब ये कब लिखते हैं कार्य, जब कोई सरल रेखीय गति हो तो उसका किया गया कार्य हम निकालते बल गुणा विस्थापन से। लेकिन यहाँ पर किया गया कार्य हमें याद करना है घूर्णन के लिए, तो माना किया गया कार्य dw है अल्पांश विस्थापन के लिए, तो बल किस में बदल जाता है, बल आघूर्ण में। और बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं बेटा, टो से। और विस्थापन बदल जाता है कोणीय विस्थापन में, जिसको हम लिख देंगे dθ। तो हमारे पास घूर्णन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा dw इक्वल टू टो इंटू dθ। टो का मान हमने द्विध्रुव का ज्ञात कर रखा है, तो आपके पास बल आघूर्ण का जो मान है वो आता है P sin थीटा। ये हमने ज्ञात कर रखा है प्रीवियस चैप्टर में, तो ये मान यहाँ रखेंगे तो dw आपके पास आ जाएगा P sin थीटा इंटू dθ। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो अल्पांश कार्य आया है, कुल कार्य ज्ञात करें तो हम इस समीकरण 1 का कर देते हैं समाकलन। समीकरण 1 का क्या कर देंगे बेटा, समीकरण 1 का हम कर देंगे समाकलन। और कहां से कहां करेंगे, θ1 से θ2 तक घुमाने में। तो समाकलन करेंगे तो dw आपके पास आएगा इंटीग्रेशन θ1 से θ2 Pe sin थीटा इंटू dθ। तो यहाँ से dw का समाकलन हो जाएगा w, यहाँ से Pe कांस्टेंट है, समाकलन हो जाएगा θ1 से θ2 sin थीटा इंटू dθ। sin थीटा का समाकलन माइनस cos थीटा सबको ध्यान है, तो w इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा Pe और यहाँ से आ जाएगा माइनस का cos थीटा और लिमिट रख देंगे θ1 से θ2। तो आपके पास आ जाएगा w इज इक्वल टू Pe और लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट तो आएगा नेगेटिव cos θ2 एंड नेगेटिव और फिर ये वाला नेगेटिव cos θ1। तो आपके पास w इज इक्वल टू आ जाएगा Pe माइनस cos θ2 एंड नेगेटिव पॉजिटिव cos θ1, जिसको हम लिख सकते हैं w इज इक्वल टू Pe cos θ1 एंड माइनस cos θ2। ठीक है, ये आ गया θ1 से θ2 तक रोटेट करेंगे द्विध्रुव को, तो घुमाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पे अलग अलग केस लगा सकते हैं हम। θ1 जो है उसका मान ले लेते हैं 0, कि मान लिया कि ये जो द्विध्रुव θ1 कोण पे रखा उसकी जगह 0 पे रखा है, तो 0 पे रखा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र जो है उसी की दिशा में रखा है। तो अगर हम केस ले यहाँ पे स्थिति ले लेते हैं, स्थिति फर्स्ट है, केस फर्स्ट वो ये है कि θ1 इज इक्वल टू 0 हो, यानी कि द्विध्रुव विद्युत बल रेखाओं की दिशा में रखा हो और थीटा उसको घुमा दें, θ2 का मान लेते हैं थीटा, तो किया गया कार्य या ऊर्जा आपके पास आ जाएगी w इज इक्वल टू Pe और cos 0 माइनस cos θ2 की जगह थीटा, तो आपके पास w इज इक्वल टू आ जाएगा Pe, cos 0 का मान होता है 1 और ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अरे बात क्लियर है। अब आप कोई भी लिमिट रख दीजिए, कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी केस ले सकते हैं। थीटा 0 से हम 90 घुमाएंगे तो क्या मान आएगा, 0 से 90 घुमाएंगे तो थीटा 90 लेंगे, θ1 0 है ही तो θ1 0 और यहाँ 90 cos 90 0 हो जाएगा, तो आपके पास मान आ जाएगा Pe और यहाँ से 1। ठीक है, और 0 से 180 घुमाएंगे तो 0 और cos 180 -1 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, तो रिजल्ट आ जाएगा w इज इक्वल टू 2Pe। ठीक है, तो इस तरह से आप केस रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। तो इसको समझते हैं बेटा कि मान लीजिए कि आपका कोई विद्युत क्षेत्र है और एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव -q और +q, ये कोई द्विध्रुव है। ये द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र में अंदर प्रवेश करवाएंगे इसको, ठीक है। तो पहले ये अंदर प्रवेश करेगा, फिर इसको घुमाएंगे। तो प्रवेश करने में कितना कार्य लगेगा वो देखते हैं। पहले तो जब ये द्विध्रुव बेटा अंदर आएगा तो पहले कौन सा चार्ज आएगा अंदर, माइनस का, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा माइनस। माइनस कब तक अंदर जाएगा, जब तक माइनस कार्य उत्पन्न करेगा, माइनस आवेश। जब 2a दूरी तक जाएगा ना तब तक कार्य उत्पन्न करेगा। ये तो वही बात होगी कि पानी की बाल्टी में अगर ये आपको द्विध्रुव माने, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, तो इसको अगर पानी के अंदर डालेंगे तो ये वाले पे पहले से ही जो है विद्युत क्षेत्र में बल लगना शुरू हो जाएगा और ये कार्य उत्पन्न करने लगेगा। कब तक, जब तक ये पूरा डूब नहीं जाए। ये बात हुई। इसका मतलब माइनस आवेश जो है जब अंदर आएगा और जब यहां तक आ जाएगा -q और ये +q और ये 2a दूरी, तब तक इस पर जो है ये -q आवेश जो है बल उत्पन्न करेगा, बल लगेगा इस पे और कार्य उत्पन्न करेगा। कितना कार्य उत्पन्न करेगा, तो भाई हम पहले लिख देते हैं कि द्विध्रुव को लाने में, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। तो कार्य आपके पास आ जाएगा सिंपल। देखो माइनस का आवेश है तो माइनस आवेश यानी कि इस माइनस आवेश का कार्य निकालें बल, और फॉर्मूला है बल गुणा विस्थापन, ठीक है जी। तो बल कितना है बेटा, W इसको W1 ले लेते हैं। बल है F होता है QE और QE भी कैसा, माइनस का, और विस्थापन कितना है, विस्थापन है 2a। तो आपके पास हो जाएगा W1 माइनस का Q इंटू 2a को एक साथ लिख दिया इंटू E। तो आपके पास हो जाएगा W1 माइनस का, ये क्या बन गया P और ये हो जाएगा E, और इसी को बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। तो U1 आ जाएगी माइनस का P डॉट E। इसका मतलब द्विध्रुव को जब अनंत से और विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तब इतना कार्य होगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इस द्विध्रुव को यार लाने के बाद इसको घुमा रहे हैं, तो ला रहे हैं तो ये लाए हैं तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो फिर इसको घुमा रहे हैं। तो इसका मतलब किया गया कार्य है U2 जो हमने याद किया था वो आपके पास आया था PE1 माइनस cos थीटा, ये घुमाने में था। और यहाँ 1 हमने किसकी जगह लिखा था, θ1 जीरो हो जाए तो ये जीरो पे है, द्विध्रुव जीरो पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। ये जो मान है इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। तो घुमाने में जो ऊर्जा, घुमाने पहले हमने याद कर ली थी, और ये लाने में, दोनों को ऐड कर दो, कुल आ जाएगा U1 प्लस U2। तो U आपके पास आ जाएगा माइनस का PE एंड प्लस का PE, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का PE cos थीटा, P से P कैंसिल हो जाएगा। तो U आपके पास आ जाएगा माइनस का PE cos थीटा, ठीक है। अब थीटा के अलग अलग वैल्यू रख के, और आप चाहो तो अलग अलग केस कर सकते हैं इसके। थीटा 90 करेंगे तो कितना स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होगी, लाने में और घुमाने में, ये दोनों की है। अनंत से द्विध्रुव को लाने में विद्युत क्षेत्र में, फिर घुमाने में, ठीक है। इसी के साथ जो आपका ये विद्युत विभव वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ओके, जय हिंद।